एवरीवन, वेलकम टू डेली ज्योति फाउंडेशन क्लासेज। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल अपना क्लास का साइकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसका नाम था वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो हमने कल चैप्टर का नेम समझा था कि वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है। आपकी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कहें तो आपकी मेंटल लेवल पर जो आपकी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, वैल्यूज़ हो गया, आपकी फैमिली वैल्यू हो सकती है, कल्चरल वैल्यू हो सकती है, इन्वायरमेंटल वैल्यूज हो सकती हैं, आपकी एप्टीट्यूड हो गया, आप मतलब किसी भी स्किल्स को आप कैसे कितनी जल्दी सीखते हो, आपके अंदर की वो एबिलिटी, ठीक है। और आपका एप्टीट्यूड हो गया, आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हमने बताई कि इसमें मेनली पार्ट ही थी हमारे जो सिलेबस में है वो वाली, ठीक है। तो अब हमें स्टार्ट हमारा जो नया टॉपिक है उसका कल थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। कल हमने बस हेड ऊपर कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग क्या होता है? जब हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है खाने के, रहने के, पीने के, नाचने, गाना, सोना, पढ़ना, लिखना, सब तरीके से अलग अलग फंक्शन करता है। सब में अलग अलग तरीके से योगदान करता भी ऐसा होता क्योंकि उनके अंदर होती है वेरिएशन। और हाँ, कल जो थोड़ा सा मैंने गलती से थोड़ा सा वहाँ पे यूनिकनेस लिख दिया था, वो यूनिकनेस नहीं होगा, वहाँ पे वो वेरिएशन ही होगा। तो आपको वहाँ पे अगर वहाँ पे जैसे वर्ड भी क्लियर होना चाहिए ना कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में वहाँ पे मैंने जो लिखा था डिस्टिंक्टिवनेस प्लस वेरिएशन होगा, ठीक है। डिस्टिंक्टिवनेस प्लस वेरिएशन इज इक्वल टू पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और पीपल की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो सकती है? आपकी फिजिकल, जो आप बाहर से उनको देख सकते हो, जैसे लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, आप जैसे ये गोरा है, काला है, इस तरीके से, ठीक है। और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, भाई वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत चालाक है ना, बहुत क्रिएटिव है। आप देख नहीं सकते उनको, लेकिन उसकी मेंटल लेवल पर वो जो आपकी बात की जाएगी उसमें, ठीक है, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। और फिर सोशली वो मतलब कि उसका कल्चर कैसा है, वहाँ पे कैसा बिहेव करता है, मतलब इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, न्यूरोटिक है, मतलब कि थोड़ा सा तरह से सा, या फिर हम कह सकते हैं, आप क्या पढ़ेंगे कैसा रहता है ना। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल हो गया, मेंटल हो गया। और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमकी बात की जाए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई थी। और फिर प्लस आपको बिहेवियर पैटर्न आ गई, बिहेवियर पैटर्न। तो अभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? It is the distinctiveness and variation among people characteristics and their behavioral pattern is known as individual differences। अब होते क्यों वेरिएशन की वजह से? वो आपने बताया था फिजिकल, वो साइकोलॉजिकल वेरिएशन की किस तरीके से हो सकती है? मेंटली हो सकती है, साइकोलॉजिकल एप्रोच जैसे हमें बताया, आपकी फिजिकली हो सकती है, कैसे दिखते हैं आपके मेंटली, सोशली, फिजिकली, और हाँ हो गए लिखिए वेरिएशन, हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद हमने सिचुएशनिज्म पढ़ा था। सिचुएशनिज्म क्या होता है? सिचुएशन के हिसाब से जब किसी पर्सन का बिहेव चेंज होता है उसे हम सिचुएशनिज्म बोलते हैं, ठीक है। सब अब बिहेव क्या रीज़न होता है? कोई सिचुएशन फैक्टर हो गया, मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे आप होते हो ना कि आपका स्कूल में बिहेव अलग होगा, स्कूल में डिसिप्लिन, थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हो, घर में थोड़ा अनडिसिप्लिन में रहते हो, है ना, लड़ाई झगड़ा अपने भाई बहन से काफ़ी करते हो, स्कूल में नहीं करते हो आप ज़्यादा भाई बहन से झगड़ा, है ना। इससे जो आपका बिहेव क्या होता है? चेंज हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, फिर परिस्थितियों के हिसाब से। इन्वायरमेंट में आप इंट्रैक्शन, जब इन्वायरमेंट में रहते हो तो इंट्रैक्ट करते हो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे पढ़ना है हमें असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब पहले हम हेडिंग समझते हैं। असेसमेंट मतलब क्या होता है? अगर ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो मेजरमेंट, लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म में बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल टर्म में मेजरमेंट हम जब करते हैं तो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती है, उसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू भी कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई इसमें ना कि वो 9.6 इंटेलिजेंट, वो 9.6 एप्टीट्यूड है, या फिर आपका इसमें इतना वो 100 प्लस 29998 ऐसे कुछ इंटेलिजेंस है, ऐसे नहीं कह सकते। इस पर हम सिर्फ एज्यूम करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डाटा को जो हमने एनालाइज किया है उसके बेसिस पर हम सिर्फ एज्यूम करते हैं किसी इंटेलिजेंस को, एप्टीट्यूड को, इंटरेस्ट को,
करने हैं, ठीक है। तो असेसमेंट हम बात कर रही है एज्यूम्शन, यहाँ तो मेजरमेंट तो होती है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होती, जैसे कि हमारे और चीज़ों में होती है ना कि जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसमें एग्जैक्ट है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलो 2 किलो 3 किलो 3 किलो 4 किलो ऐसे, तो क्या इसे एग्जैक्ट है। लेकिन हम इसमें मेजरमेंट करते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की, जब मेजरमेंट करेंगे तो उसमें एक्चुअल में एग्जैक्ट नहीं होती, कोई फिक्स्ड नहीं होती, फिक्स वैल्यूज होती है, उसमें एज्यूम करते हैं, ठीक है। रेंजेस होती है, अगर आप इंटेलिजेंस में भी देखोगे तो रेंजेस होगी 100 से 102 1, उसमें भी रेंजेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे असेसमेंट की बात की जा रही है और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मैंने आपको पहले बता दिया था। अब ये दो टाइप्स की होती है असेसमेंट, एक होती है आपकी फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। अब फॉर्मल कैसी होती है, आपकी जो ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड होगी। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो सबके लिए सेम हो, सबके लिए सेम हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, मार्कर है, मेरे लिए भी मार्कर है, आपके लिए भी मार्कर है ना। अब सबके, अब जिसके पास भी जाओगे सबसे पूछोगे ये मार्कर ही होगा, तो ये क्या ऑब्जेक्टिव है ना। अब मान लो अब ये मैं बोल दूं क्या है ये क्या है, तो कोई अब सब अलग अलग बोलेंगे, कोई बोलेगा 1 और 3 है, कोई बोलेगा ये थोड़ा मतलब टेढ़ा M भी है, टेढ़ा W भी है, और ये 1 भी बोलेगा, कोई 3 भी बोलेगा, है ना, कोई कर्व लाइन बोलेगा। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है ये, है ना। तो सब अपनी अपनी तरफ से बोलेंगे इसमें, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो गया। लेकिन अब मैंने ये बोल दिया ये क्या है, अब इन सबके लिए 1 है ना, ये क्या है, सबके लिए M है सब, तो ये क्या है आपस, ये आपका ऑब्जेक्टिव है ना। और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन तो सबके लिए अलग अलग हो, है ना। तो सब ऑब्जेक्टिव समझ में आया आपको। अब आते हैं स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब क्या होता है, आपने मतलब कोई वैल्यू है उसको फिक्स कर दिया, उसको स्टैंडर्ड माना है और फिर उसके हिसाब से क्या कर रहे हो, मेजर करते हो और भी चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने वो मेरे पास 108 सेंटीमीटर 108 सेंटीमीटर की कोई कपड़ा है, तो मैंने कैसे पता कि 1 मीटर प्लस 8 सेंटीमीटर है, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें इसमें पता है कि हम 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने बताया कि 1 मीटर 8 सेंटीमीटर, तो हमने जो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये क्या है, हमने यहाँ पे वैल्यू है वो स्टैंडर्ड बना लिया, उसके हिसाब एक फिक्स वैल्यू कर दी है, अब उसके हिसाब से और चीज़ और भी लेंथ को मेजर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक स्टैंडर्डाइज्ड, तो कोई वैल्यू उसको फिक्स कर ले, फिर उसके हिसाब से दूसरी चीज़ों को मेजर करना है, ठीक है। अगर आप तो मैं फॉर एग्जांपल आप शॉप पे जाते हो, तो फॉर एग्जांपल केले लेने जा रहे हो, तो आप केले लेने जा रहे हो तो आपको वहाँ पे मिलते हैं 9 केले, तो आप बोलेंगे 1 दर्जन है, कहोगे नहीं ये 1 दर्जन कैसे हो सकते हैं, ये तो भाई 9 केले हैं। अब तुम्हें कैसे पता है 1 दर्जन नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू है जिसको हम फिक्स कर दिया है कि 1 दर्जन इज इक्वल टू 12, है ना। एक में 12 केले, 1 दर्जन में 12 केले होंगे, ये हमारी फिक्स वैल्यू, तो हमने इसको स्टैंडर्ड बना लिया, 1 दर्जन इज इक्वल टू 12 के बनाना, है ना। तो फिर उसके हिसाब से अब मान लो 16 है, तो हम कहेंगे 1 दर्जन से ज़्यादा है ना, तो वो वैल्यू है वो फिक्स है, तो उसको होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड। तो आपको फॉर्मल असेसमेंट क्या होती है, जो ऑब्जेक्टिव भी होगी और स्टैंडर्डाइज्ड होगी। आपकी फॉर एग्जांपल आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो इंटेलिजेंस को लेकर हो, आप ये मान लो किसी की इंटेलिजेंस टेस्ट चेक करनी हो, मतलब इंटेलिजेंस चेक करनी हो, तो वो साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, एक तरीके के वो टेस्ट देते हैं, एक उनमें आपको लगाने होते हैं, उसके हिसाब से उनको सॉल्व करना होता है, या फिर अपने हिसाब से आंसर लगाते हैं, फिर उसके हिसाब से क्या होता है, अब क्या होगा, आप अगर मान लो अगर उसकी इंटेलिजेंस चेक करनी हो तो आपका वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। आपको वो उस तरीके से ही करेंगे, प्रोसीजर होता है उसी को फॉलो करते हैं, सारे साइकोलॉजिस्ट उसी को फॉलो करेंगे। और वैसे मोस्टली वो क्या होता है, एक सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिससे हम इंटेलिजेंस किसी की टेस्ट कर सकते हैं, चाहे इंटेलिजेंस की बात कर ले या फिर हम एप्टीट्यूड की बात कर ले, किसी भी चीज़ की बात कर ले, तो एक पैटर्न होता है जिससे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव तरीके से होता है, एक तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया आपका, है ना। अब सेल्फ रिपोर्ट भी आपकी एक तरीके से फॉर्मल ही होगी, फॉर्मल उसकी तो अपनी तरफ से भी वहाँ पे बोल सकते हो, अपनी तरफ से तो बोलना होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया आपका, ऑब्जर्वेशन आपकी
इनफॉर्मल में आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट ओरिएंटेशन अपनी तरफ से चेंज कर सकते हो उसकी, ठीक है। आपका जैसे इंटरव्यू हो गया, आपके जो इंटरव्यू में भी कुछ एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है, जैसे आप उसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर इंटरव्यू में आपके जो क्वेश्चंस हैं, नंबर है, क्वेश्चन नंबर है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम कितना होगा, फिक्स होगा, इसका इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, वो हमारा फिक्स होता है। वो उस इंटरव्यूअर तो अगर वो वैसे इंटरव्यू लेना है तो आपको फिक्स इंटरव्यू वो आपका स्ट्रक्चर इंटरव्यू कहलाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ इंटरव्यू जो आप जैसे फॉर एग्जांपल जॉब इंटरव्यू जब आप देने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आप थोड़ा अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे दो। फॉर एग्जांपल जो IAS के आप सिविल सर्वेंट्स के आप जो इंटरव्यूज होते हैं ना IAS और IPS के, तो उसमें क्या होता है, आप अपने बारे में बायोडेटा बताते हो, फिर उसके हिसाब से फिर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप बता रहे हो उसी से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, वहीं से इंटरव्यू लिया जाता है। तो क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, वो आपके वो ओपन होते हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो उसमें कोई क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं होता, टाइम फिक्स नहीं होता है ना, क्या क्या क्वेश्चन पूछना है वो फिक्स नहीं होता, जैसा जैसा आप बताओगे उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपका होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो वो आपको क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आपको फॉर्मल में आ जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर वाला आपका इनफॉर्मल में आ जाए, फॉर्मल में आ जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ठीक है। तो फिर आपको समझ में आया। और टाइप्स ऑफ ये असेसमेंट दो तरह की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कैसे होगी, ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड होगी, और इनफॉर्मल आपकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होगी। अब आते हैं हम व्हाई, हम आखिरकार असेसमेंट करते क्यों, ठीक है। हम क्या, अगर मान लो कोई बच्चा है, वो शुरू से उसका इंटरेस्ट है, वो चीज़ों को ना मैकेनिकल चीज़ों को खोल कर देखता रहता है, मतलब कि कोई सामान वामान आया छोटे से, ठीक है, सामान आया थोड़ा पुराना हो गया, उसको खोल के देखना स्टार्ट किया कि ये क्या लगा है, ये कैसी चीज़ काम कर रही है, मतलब काम तो नहीं करेगी तो छोटा ही है ना। तो फिर क्या होगा, वो सब चीज़ को निकालने लगा, देखेगा इसमें क्या क्या लगा है, कैसे लगा है, ठीक है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, तो उसमें वो एबिलिटी डेवलप हो जाएगी अपने आप मैकेनिकल चीज़ों की, आप देखोगे, और फिर वो इसमें भी एक्सपर्ट हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ है तो ये किस काम के लिए लगी है, यहाँ पर क्या रीज़न है इसका, तो यहाँ पे क्या, ये कैसे काम करती है, वो चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी। और फिर अगर मान लो अगर उसी बच्चे को अगर कोई स्किल सिखा दी जाए जो मैकेनिकल चीज़ों से रिलेट करती हो, तो वो चीज़ को बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा, अच्छे से सीखेगा, एज कम्पेयर टू आप कुछ भी मतलब कि उसको जिसमें इंटरेस्ट है या कुछ किसी और चीज़ का, वो जल्दी स्किल नहीं। आपने सोचा है कभी कि कुछ बच्चे कोई चीज़ होते हैं बहुत जल्दी क्यों सीखते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ एबिलिटी होती है, आपकी वही इसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड, ठीक है। तो मान लो हमें किसी बच्चे का इंटरेस्ट पता है किस चीज़ में है, एप्टीट्यूड पता है किस चीज़ में, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो इस फील्ड में बहुत अच्छा करेगा, और उस फील्ड में बहुत अच्छा करेगा, तो फिर वो फील्ड में बहुत अच्छा, बहुत एक्सपर्ट निकल कर आ सकता है ना, बहुत ऊंचे लेवल पर जा सकता है। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, हम असेसमेंट करने की हमें मोस्टली ज़रूरत होती है इंटेलिजेंस लेवल की, इंटेलिजेंस चेक करनी हो किसी की, एप्टीट्यूड चेक करना हो आपका, और पर्सनैलिटी चेक करनी हो कि फ्यूचर में कैसे पर्सन बिहेव करेगा, कैसा रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं असेसमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसमें, यूज सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें जो हम असेसमेंट करते हैं उसमें सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर होता है। हम उसमें ये नहीं है कि आज हमने डाटा कलेक्शन किया है, मतलब डाटा कलेक्ट किया है, हमने फिर कल उसका ट्रीटमेंट कर दिया, नहीं। देखो क्या होता है, मान लो एक वे होता है जी, पहले भी ये स्टेप करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एक प्रोसीजर बना होता है हमारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई मरीज आया है, पहले हम उसका क्या देखेंगे, उसके अंदर उसका डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस मतलब कि डिजीज को जानना, समझेंगे क्या इसको प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद उसका डाटा को रिकॉर्ड करेंगे, पहले डाटा कलेक्शन किया, फिर उसको रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद एनालिसिस किया उस चीज़ का, फिर उसके बाद समझने के बाद उसका देखेंगे कि क्या क्या इसमें मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं, क्या क्या थेरेपी यूज़ की जा सकती है, उस चीज़ को देखेंगे। फिर उसके बाद हम बाद में उसे अगर मान लो बाद में फिर क्या होगा, वो काम नहीं कर रही है, तो मान लो मेंटल लेवल पर है तो हम इलेक्ट्रिक शॉक देना थोड़ा सा, अगर कोई काम ना आए तो इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं, बाद में फिर नहीं सही होता है तो काफ़ी कम केसेस में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लेकिन उसका
मतलब एक प्रोसीजर होता है, पहले ये होगा फिर ये होगा, पहले डाटा कलेक्शन होगा, फिर रिकॉर्डिंग होगी, फिर डाटा एनालिसिस होगा, फिर वो डिसीजन होगा कि थेरेपी कौन सी करनी है, क्या मेथड्स यूज करने हैं, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, है ना, एक प्रोसीजर होता है। तो इसमें तो ये इसका डेफिनेशन ये नहीं है कि आज आया वो मेरे अंदर ये बीमारी है, कल आपने उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर यूज होता है इसमें, ठीक है। अब आते हैं डोमेन्स ऑफ असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एप्रोच, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ज़्यादातर किस किस फील्ड में, किस एरियाज में असेसमेंट करते हैं। वैसे तो साइकोलॉजिकल एप्रोच बहुत सारे हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा रिसर्च कह सकते हो, रिसर्च करते हैं, असेसमेंट करते हैं उन चीज़ का, तो लेकिन हमारी 12th की बुक में सिर्फ 2 पार्ट है, तो वही हम इसमें करने वाले हैं। पहला है हमारा इंटेलिजेंस, दूसरा है एप्टीट्यूड, तीसरा है पर्सनैलिटी, और थर्ड है हमारा वैल्यूज, और फोर्थ और फिफ्थ है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस देखो वैसे तो बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी है, लेकिन हमें अभी हम डिटेल में जब पढ़ेंगे उन्हें, लेकिन हमें अभी इसमें ब्रॉड टर्म में पढ़ना है। इंटेलिजेंस क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस आप किसी भी चीज़ को कैसे परसीव करते हो, कि अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो, समझ रहे हो, फिर क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो, बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी हो सकता है आपका, कैसा भी किस तरह का भी रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक। तो फॉर एग्जांपल आप, क्योंकि सबकी इंटेलिजेंस अब एक जैसी नहीं होती है, यहाँ पे तो आप मान लो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, सिर्फ मतलब कि 2-3 बच्चे हैं जिनके सामने एक जैसी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या वो एक तरीके से एक ही मेथड होता है उनको सॉल्व करने का, वो अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल क्योंकि सबका अलग अलग होता है। लोग जो प्रॉब्लम तो सेम है, लेकिन परसीव जो करते हैं। अब परसीव क्या होता है, देखो 2 चीज़ होती है, एक होता है सेंसेशन और एक होता है परसीव करना, ठीक है। सेंस करना यानी हम आसपास में हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से जो चीज़ हम देख रहे हैं, जैसे आँख से हम देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, तो वो टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं अपने फूड्स को, ठीक है, स्मेल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है इन्वायरमेंटल से सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है, सेंसरी, ठीक है। मान लो मेरे हाथ में अभी आपको कुछ नहीं है, लेकिन आप कुछ अभी मान लो अभी फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे हाथ में कुछ है, अब अचानक से आ गया, मुझे कहा मेरे हाथ में कुछ तो है, ये सेंस हो रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं एक्चुअली में है क्या। लेकिन फिर मैंने इसको देखा, फिर इसको छुआ, थोड़ा सा से वेट को अंदाजा लगाया, फिर को देखा, अरे ये तो मार्कर है ना। तो ये होगा परसीव करना। परसीव में क्या होता है, परसीव में हमें जो इंफॉर्मेशन होती है एक्यूरेटली सेंस होती है, लेकिन सेंसेशन हमें एक्यूरेटली नहीं पता होता कि होता क्या है, ठीक है। तो एकदम तो वही होता है बस परसीव करना और सेंस करना, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो हम आज अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनको एक तरीके से परसीव करते हैं, एक तरीके से परसीव करते हैं, नहीं, सबका परसीव करने का तरीका अलग होता है, और फिर परसीव भी अलग तरीके से करते हैं, तो सोचते भी अलग तरीके से हैं, और जब सोचते अलग तरीके से तो उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अलग तरीके से देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों के पास सामने जब प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत जल्दी थक जाते हैं या हार मान लेते हैं क्योंकि, और फिर वहीं पे को देखोगे कुछ लोग होते हैं एकदम जिनकी टाइप में वो कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए वो इतना जल्दी हार नहीं मानते, बहुत फ्रॉस्ट सिचुएशन में बहुत जल्दी हार मानते हैं, बहुत कम हार मानते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या होता है कि वो अपने उनका इंटेलिजेंस जो लेवल होता है समझने का, उसको बिहेव करने का, मतलब रिस्पॉन्ड करने का, तो अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इंटेलिजेंस कह सकते हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड मतलब अंडरलाइंग पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। अंडरलाइंग पोटेंशियल, यहाँ पे समझो, अंडरलाइंग पोटेंशियल मतलब आपके अंदर वो पोटेंशियल पहले से ही है, आपके अंदर वो एबिलिटी कैपेसिटी पहले से ही है, जब से आपको जन्म हुआ है आपका, वो अंदर से पहले से ही है। आपने देखा होगा कि काफ़ी बच्चे होते हैं जो 4th-5th में होते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई में होते हैं, है ना। मतलब कि आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है 3rd
फोर्थ में है लेकिन वो 10th क्लास के भी सम सॉर्ट आउट कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। या फिर आप देखोगे कि छोटा बच्चा है, बहुत क्रिएटिवली तरीके से अपनी ड्राइंग बनाता है छोटी एज में ही, और फिर जैसे बड़े बड़े होते हुए बहुत एकदम स्टार करके आता है, एकदम पेंटर, बहुत अच्छा पेंटर, ये सब होते हैं। तो उनके अंदर मतलब एबिलिटी थोड़ी बहुत अंदर पहले से ही होती है, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ को अगर इन्वायरमेंट दोगे, वैसे ट्रेनिंग दोगे, तो उसका एप्टीट्यूड है ना बहुत निखर कर आता है। और कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा है जो 4-5 साल का है, 6-7 साल का, उसको खिलौना विलौना उसको जब भी कोई लेकर आता है, पुराना हो जाता है, उसको तोड़ के फिर उसमें सामान देखता है कि इसको क्या लगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना। फिर उसके बाद फिर घर में और भी सामान हो गए, अभी तो खिलौने में था, वो दूसरी चीज़ों पे आया, और चीज़ों में देख रहा है, अब उनको देख खोल के देखता है, कोई पिक्चर खराब हो गई है, कुछ भी खराब हो गया, कोई भी सामान खराब हो गया, रिमोट खराब हो गया, तो उसको तोड़ के मतलब उसको तोड़ के खराब तो हो ही गया, तोड़ने उसमें देखने क्या हुआ है, इसमें क्या क्या रखा है, क्या मतलब रखा है, क्या क्या लगा होता है इसमें, तो वैसे ही। अब फिर बाद में देखोगे आप धीरे धीरे ये बच्चा जो बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे, तो फिर आप देखोगे इसके अंदर एक एबिलिटी भी डेवलप हो जाती है कि ये फिर ये आजकल वाली से बता देता है कि अच्छा ये चीज़ है यहाँ पे इसमें लगी, तो ये क्या काम, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, कैसे काम करती है, ये कैसे काम करती है, वो उस चीज़ में फिर उसकी एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाती है। और आप मान लो उसको कोई भी मैकेनिकल स्किल्स अगर सिखाओगे, मैकेनिकल ट्रेनिंग अगर किसी चीज़ को दोगे, तो वो उस चीज़ को, स्किल्स को बहुत जल्दी सीखता है। हर कोई मैकेनिकल चीज़ों को अच्छे से नहीं सीखता, उनके अंदर एबिलिटी हर तरीके हर लोगों में एबिलिटी एक सेम चीज़ नहीं होती है, सबकी अलग अलग एबिलिटी होती है ना। किसी की डांसिंग में होती है, किसी की पेंटिंग में होती है, किसी की एक्टिंग में होती है, किसी की स्टडी में होती है ना, किसी की मैकेनिकल चीज़ों में होती है। तो आप यहाँ क्या है, उसका एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड मतलब अंडरलाइंग पोटेंशियल, मतलब आपके अंदर जो एबिलिटी कैपेसिटी पहले से ही अंडरलाइंग पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल टू फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। आप कोई भी स्किल्स बहुत अच्छे से सीखते हो, वो आपका एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। और आपको क्या है, पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी क्या होता है, पर्सनैलिटी हमने जो सोचते आ रहे हैं ना कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, हमने क्या कपड़े पहने हैं, ये हमारा पर्सनैलिटी है। बट ये पर्सनैलिटी नहीं है, मतलब उसका पार्ट है। पर्सनैलिटी बहुत ब्रॉडर टर्म होती है, उसमें ये जो आपका ना कैसे लग रहा है, कैसे नहीं लग रहा है, उसका कोई कॉन्सेप्ट होता है, गुड लुकिंग, बैड लुकिंग, है ना, अच्छा दिखना है, गुड अपीयरेंस, बैड अपीयरेंस, उसमें उस टाइप का उसमें हमारा कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। पर्सनैलिटी मतलब होता है आपके सामने कोई सिचुएशन दे दी जाए और आप उसमें कैसा बिहेव करोगे, कैसा रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है, वो आपकी पर्सनैलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और हम सब गए और हम सब बहुत डरावनी मूवी देखने गए, है ना, घर पे या फिर मूवी देख रहे हैं, घर पे बहुत रात के 12 बजे 1 बजे बहुत डरावनी मूवी देख रहे हैं। आप कोई भी मूवी मानो जो आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा डरावनी है, ठीक है, अब वो मूवी हम देख रहे हैं। अब क्या होगा, मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत शुरू से बचपन से मूवी देखती आ रही है, उसको हॉरर मूवी बहुत पसंद है ना, और उसको बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी पसंद है। वो जब भी हॉरर मूवी आएगी तो वो तुरंत वहाँ पर बैठ जाएगी देखने, है ना। वहीं पे दूसरी फ्रेंड है मेरी जिसको हॉरर मूवी पसंद नहीं है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ देख लेती है, लेकिन बहुत हाई लेवल की हॉरर मूवी नहीं देखती, नॉर्मल लेवल की, मीडियम लेवल की देख लेती है हॉरर मूवी, है ना। अब उसका रिस्पॉन्स देखना। और वहीं पे एक दूसरी फ्रेंड है जहाँ पे मूवी, उसे हॉरर मूवी बिल्कुल पसंद ही नहीं है, मतलब पसंद क्या, उसे डर लगता है, वो देखती ही नहीं है। जैसे कोई हॉरर मूवी का छोटा भी सीन आएगा ना, थोड़ा सा भी डराना, वो डर के कपड़ों के सो जाएगी, डरेगी, तो फिर उसका फिर क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स अलग होगा। आप देखो फिर इसमें सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन सेम है, सबको डरावनी मूवी दिखा रहे हैं, लेकिन सबका रिस्पॉन्स अलग अलग आ रहा है ना। किसी का कोई यहाँ पे फर्स्ट वाली का क्या होगा, इतना डरेगी नहीं, उसका कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि उसके एबिलिटी बनी, मतलब कि ट्रेट है उसके अंदर, थोड़े से स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर, ठीक है। और फिर दूसरी वाली होगी कब डरेगी, दूसरी वाली तो देखेगी, डर के ही सो जाएगी, ठीक है। तो फिर वो हमारा क्या है, तो वहाँ पे अलग अलग बिहेवियर रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी होती है, हाँ पर्सनैलिटी जो होती है वो एक दिन में चेंज नहीं होती, उसको टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। आपकी ये नहीं कि आज मैं बहुत गुस्सा हूँ, कल एकदम बहुत सबसे प्यार से बात कर रही हूँ, नहीं, उसमें टाइम लगता है, ठीक है।
और वैल्यूज आपकी कल्चरल वैल्यू, आपकी देखो फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर देखोगे, इंडिया में क्या होता है, तो पहले के टाइम में बता रही हूँ मैं, पहले के टाइम में क्या होता था कि लड़कियों को घर से बाहर निकल नहीं दिया जाता, पढ़ाया भी नहीं जाता था, है ना। और उनकी फिर एबिलिटी कैसे होती थी, उनका जो काम था वो घर तक सीमित, है ना। तो उनके जो आप देखोगे उसमें, तो उनको वैल्यू का उन पर बहुत असर पड़ता था, तो कल्चरल वैल्यू का उनके कल्चर में। और वहीं पर अगर अमेरिका में जाके देखते तो अमेरिका में लड़कियां जो उस टाइम में तो नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ की लड़की और वहाँ अमेरिका की लड़की में अगर डिफरेंस करोगे तो उनके मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपकी कल्चरल वैल्यूज़ भी अफेक्ट करती हैं आपकी, ठीक है। तो वैल्यूज़ हो गई आपकी फैमिलियल वैल्यू, फैमिली में भी होता है, किसी की फैमिली में, किसी की आप फैमिली टू फैमिली भी देखोगे तो उनकी वैल्यूज़ भी मैटर करती है, चाहे वो किसी को भी लेकर कर। इंटरेस्ट, अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात की जा रही है, तो इंटरेस्ट तो आप समझते हो, आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यूसली कर रहे हो विदाउट एंड थके, ठीक है, बिना थके उसको काम को कर रहे हो और उसमें आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है और कितना टाइम का पता ही नहीं चलता उस काम को करने में। जब वो काम करते हो, आप पढ़ रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, तो उनको आपको कुछ महसूस ही नहीं होता और एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा करते हो, तो वो आपकी होती है इंटरेस्ट। समझ में है। तो हम ज़्यादातर हम कौन से एरियाज हैं जिनमें वो साइकोलॉजिस्ट रिसर्च वो असेसमेंट करेंगे, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और वैल्यू एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के क्या क्या मेथड्स हैं, किन किन तरीके से हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या, एक तो है साइकोलॉजिकल मेथड, आपको मान लो इंटेलिजेंस चेक करती हो, तो आप कहीं भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो कहीं पे, तो फिर वहाँ पे या फिर कोई स्कूल में आपने देखा होगा बड़ी क्लास में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे तो आते हैं बाहर से साइकोलॉजिस्ट आते हैं, तो फिर अगर उनका एप्टीट्यूड चेक करना हो, कुछ भी चेक करना हो, तो आप क्या करते हैं, आपके मैनुअल देते हैं, टेस्ट देते हैं, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें स्टैंडर्ड होता है, उनका स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन होते हैं, आपको उनमें टिक लगाना होता है ना, कि आप मतलब कि आपको किस टाइम पीरियड में क्या चीज़ करना पसंद है, सुबह के टाइम पे आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आपको उसके अपने हिसाब से लगाना होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है, और आपके एप्टीट्यूड साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं मुश्किल, ठीक है। इंटरव्यू, आप जानते हो इंटरव्यू में क्या होता है, आपको मैंने ये बताया, जैसे आपको जॉब उसमें पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन दी जाती है, ग्रुप में भी, ग्रुप से एक पर्सन भी ले सकता है या एक पर्सन से ग्रुप भी ले सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे जैसे IAS इंटरव्यू होते हैं, जॉब इंटरव्यू होते हैं, तो वहाँ पे ग्रुप बैठा होता है और वो इंटरव्यू ले रहा होता है, और वहीं पे आप देखोगे कोई सिर्फ एक क्लाइंट होता है और एक वो साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर होता है, उसमें भी उनमें भी बात होती है, तो उनमें भी क्या होता है, इंटरव्यू हम एक तरीके से कह सकते हैं वो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन होता है ना। और क्या होता है ग्रुप टू पर्सन, मैंने आपको बता दिया, तो ग्रुप मिलकर एक पर्सन लेता है, एक पर्सन मिलकर ग्रुप का भी लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कोई बाहर से आया, फिर आपके क्लास में बाहर से कोई आया, वो सब बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इंटरव्यू ही तो ले रहे हैं, है ना, वो एक पर्सन ले रहा है सबका। तो फिर आपका अलग अलग तरीके के इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। आपको मैंने बता दिया स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू बताया मैंने आपको, ठीक है। केस स्टडीज मतलब इन डेप्थ स्टडी, आप उसमें आप ना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज में कोई मान लो कोई बच्चा है, कोई बहुत ज़्यादा हमें मतलब बहुत ज़्यादा उनका बिहेवियर है ना और बच्चों से अलग है, हमें जो उसके एज ग्रुप के बच्चे हैं उसका बिहेवियर उनसे बहुत ज़्यादा अलग है, ऐसा फिर हम उसका मान लो फिर बड़ा होकर फिर उसका और बिहेवियर अलग हो जाता है, गुस्सा वाला मान लो कोई बच्चा है शुरू से बचपन से हंसा ही है बिल्कुल, तो उसमें हम देखेंगे तो ऐसा क्या रीज़न है, तो हम उसमें कोशिश करते हैं, तो फिर हम देखेंगे, फिर हम उस पर इसकी स्कूलिंग कैसे हुई है, पेरेंटिंग कैसे हुई है, स्कूल में कैसे फ्रेंड्स बने हैं, पेरेंट्स आपने थे, मतलब कि कोई होता है सिंगल पेरेंट्स होते हैं, उनकी पेरेंटिंग पे देखा जाता है, वो एनवायरनमेंट कैसा था बचपन में, अब कैसा है, स्कूल में कैसा था,
कॉलेज में कैसा था। तो वहाँ पे क्या होता है, इनकी पूरी स्टडी होती है, डेप्थ से स्टडी होती है। या फिर आप देखोगे कोई पर्सन है, कोई बहुत अच्छा है अपना फील्ड में, एथलेटिक है, या फिर कोई स्टार सिंगर है, या फिर कोई आप एक्टर है, तो उनके इतना फील्ड में अच्छा कि वो है, मतलब कि फिर भी हम देखते शुरू से अभी तक उनके करियर को एकदम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो आपकी बहुत सारे होते हैं केस स्टडी जो आपके एग्जाम में भी आती है, तो वही चीज़ है। उसमें भी हमारा साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड्स का टेस्ट लेते हैं, इंटेलिजेंस लेवल का हो गया, एप्टीट्यूड का हो गया, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट, अब सेल्फ रिपोर्ट क्या होता है, इसमें हम खुद अपने आप से आंसर देते हैं, जैसे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर ये है, मेरी मदर ये है, ये अपने बारे में अपने थोड़ा सा अपने बारे में बताना, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट अपने बारे में खुद बताना, ठीक है, उस चीज़ का होता है। और उससे ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करना। अब देखो ऑब्जर्वेशन हमारी वो असेसमेंट मेथड में ऑब्जर्वेशन भी आता है। ऑब्जर्वेशन एक टूल है जिसकी वजह से हम ना, एक मेथड है जिसकी वजह से हम किसी भी पर्सन को उसका एक्चुअल रियल टाइम में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में आप क्लासरूम या फिर प्ले ग्राउंड ले लो, स्कूल है, स्कूल में आप खेल रहे हो, है ना। तो आप स्कूल में खेल रहे हो, तो आप मान लो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट है, वो आपका देखना चाह रहे हैं, आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो आप मतलब कि आपकी आप कैसा मतलब एक्टिव हो, कितने एक्टिव हो, कितने नहीं हो, कैसे बात रहते हो, कैसे नहीं रहते हो, कैसे फ्रेंड से बात करते हो, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। एक होता है पार्टिसिपेटरी और एक होता है नॉन पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी में क्या होता है, आप वो जो आपको पता होगा कि हाँ ये चीज ये सारे हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या होगा, अपना बिहेवियर है थोड़ा उसको कंट्रोल करोगे, है ना। लेकिन आपका वहीं पे क्या होगा, नॉन पार्टिसिपेटरी में क्या होगा, आपको पता ही नहीं है, बस वो चुपके से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखा होता है ना हमारे आसपास, हम हमारे वो नेबरिंग वो पड़ोस में काफ़ी लोग होते हैं जो चुपके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। या फिर आप देख लो स्कूल में, देखो आप जब पढ़ाते हैं टीचर को, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नॉन पार्टिसिपेटिव वो ऑब्जर्वेशन भी होता है, पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन भी होता है। और मान लो आप पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता है टीचर में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपना बिहेव कंट्रोल करोगे। लेकिन वहाँ पे आपको जहाँ पता ही नहीं कि हमारा भाई बिहेव कंट्रोल, हमारा बिहेवियर है हमारा देखा जा रहा है, हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो आप उसको अपने बिहेव को कंट्रोल नहीं करोगे, तो आप ऑब्जर्व वहाँ पे तो क्या होता है, वहाँ पे रियल टाइम में आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो अलग अलग मेथड से मैं इसको और डेप्थ में बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए नहीं, ठीक है। कॉपी होते लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। हाँ, तो ये बताया था कि ये मतलब कि क्यों जरूरी है कि डिस्क्रिप्शन मतलब कि मान लो कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा गुस्सा है, शुरू से बच्चे ऐसा मतलब कि या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा है इतना, या फिर कोई बहुत डरा क्यों रहता है, ठीक है, डरा है, तो हमें डिस्क्रिप्शन में पता चलता है कि भाई ये बच्चा बहुत डरा है ना, डरा हुआ है, गुस्सा है। और प्रिडिक्शन में अब क्या करेंगे, भाई ये बच्चा बहुत डरता है, अगर इसको अगर वहाँ पे बिठा दिया जाए, मतलब अगर मान लो इसको टीचर के सामने ले आ जाए और कोई इंटरव्यू दिया जाए, तो वहाँ बहुत ज़्यादा डरेगा, वहाँ पे बात नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे प्रिडिक्शन करते हैं हम, ठीक है। उसमें ये एक्सप्लेनेशन, अगर आखिर डरता क्यों है इतना, है ना, पहले हमने डिस्क्राइब किया भाई ये बच्चा बहुत डरने वाला है, फिर इसका देखा हमने ये डरता क्यों वो होता है, फिर हमने क्या करा, प्रिडिक्शन कि मान लो ये अगर इसको वहाँ पे बैठा दिया जाए, इस सिचुएशन पे डाल दिया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा डरेगा, है ना। और फिर इसके बाद फिर क्या करें, एक्सप्लेनेशन, ये आपने डरता क्यों, इसका यहाँ पे कॉज खोजने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। कंट्रोल में क्या होगा, ठीक है, हमें पता है ये बच्चा बहुत डरने वाला है, इसका ये क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन, हम ये बहुत ज़्यादा डरेगा और ये क्यों डरता है, इसका रीज़न भी हमें पता है। अब कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे हमारी जो ये हमारी एबिलिटी है ना, हमारा ट्रेड, हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें, है ना, आगे थोड़ा इसको कम कर सकते हैं, हम कंट्रोल करेंगे यहाँ पे। और फिर क्या, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, हमने ठीक है, हमें एज इस तरीके से हमें अपने आप को मैनेज करना है, अपने रेगुलेट करना है, उस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये सब चीज़ अपनाएंगे तो हमें भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम हमारा इंटेलिजेंस, अगर ये सिर्फ हम इंटेलिजेंस के लेवल पर दे सकते हैं, एप्टीट्यूड लेवल पे भी दे सकते हैं, हम इम्प्रूवमेंट फ्यूचर में अपनी इम्प्रूवमेंट काफ़ी कर सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। सो थैंक यू, आज के इतना ही, मैं भी काफ़ी कर गई हूँ सुबह से वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अब ये लास्ट वीडियो अभी मुझे भी, चलो देखो, कोई नहीं, आज के लिए बस